तो आज मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में वो चीज़ हमको पता चली है जो सुनने के लिए हमारे कान तरस गए थे। यस, जॉन सीना इज कमिंग बैक। लेकिन उससे पहले मंडे नाइट रॉ के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर हमको शो की स्टार्टिंग कोडी रोड्स के साथ ही देखने को मिलती है। और कोडी रोड्स जब एंट्री भी कर रहे थे ना, क्योंकि उनकी जो पेक्टोरल मसल है उसमें टोन आया हुआ है, तो साफ जो अपने हाथ ऐसे फैलाते थे, वो शाहरुख खान वाले स्टाइल में थोड़ा थोड़ा, वो चीज़ उन्होंने नहीं करी। वो सिर्फ एक हाथ से कर रहे थे, जिससे हमको क्लियरली पता लग रहा था कि अभी भी मतलब ऑब्वियसली अभी तो उनको उससे रिकवर होना है, तो उसका असर है। रिंग में वो आते हैं, क्राउड की तरफ से बहुत अच्छा उनको जो है क्राउड रिसीव करता है, उनके लिए चैंट लग रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और यहाँ पर आकर बात करते हैं कि कैसे वो रेसलिंग के लिए कितने ज़्यादा पैशनेट है, कि वो इन चीज़ों को देखते नहीं है उनके साथ क्या चल रहा है। उनके लिए काफ़ी प्रिविलेज की बात है कि वो रेसलिंग रिंग में आकर रेसल करते हैं, और ये चीज़ करने में उनको काफ़ी ज़्यादा मजा आता है। उन्होंने सेथ रॉलिंस के बारे में ये भी कहा कि भाई मेरा जैसे चैप्टर है ना, वो ऑफिशियली ओवर हो चुका है, यानी कि कोडी रोड्स की फ्यूड सेथ रॉलिंस से खत्म हो गई है। लेकिन क्या खत्म हो गई है सच में, वो अभी थोड़ी देर में हमको और पता चलता है। कोडी रोड्स यहाँ पर बात करते हैं कि अब उनके लिए नेक्स्ट भी चीजें, जैसे कि मनी इन द बैंक जो है उनके ऊपर टंगा हुआ है, अगर वो मनी इन द बैंक को निकालते हैं, कैश इन करते हैं, तो वो बन सकते हैं अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन। तो भैया हर कोई बंदे के निशाने पर इस समय रोमन रेंस है, और उसके पीछे रीजन ये कि भाई एक बंदा दो चैंपियनशिप अपने साथ लेके बैठा हुआ है, तो हर किसी के निशाने पर वो आ जा रहा है। अब ऐसा कहते कहते ही क्या होता है, सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग प्ले होता है। सेथ रॉलिंस अपने वही सूट बूट वाले अंदाज में अच्छे से आ रहे होते हैं, एंट्री वगैरह कर रहे होते हैं, थोड़ा सा वो लचक लचक के भी आ रहे थे, जैसे कि हेल एंड सेल में उनकी बढ़िया करके जो ठुकाई हुई थी उसका कुछ असर उनके ऊपर देखने को मिल रहा था। लेकिन अभी सेथ रॉलिंस ने क्या ही गेम खेल लिया आज कोडी रोड्स के साथ में। वो आकर कहते हैं कि देख, मेरे को पसंद तो तू अभी भी नहीं है, लेकिन मैं तेरी रिस्पेक्ट करता हूं, और मेरे ख्याल से तू सबसे तगड़ा बंदा है जिसके साथ मैंने रिंग शेयर की है, तू बड़ा टफ बंदा है। और उन्होंने यहाँ पर उनके फादर के बारे में भी कहा कि वो तुम्हारे जो फादर हैं वो बेबी बॉय यानी कि कोडी रोड्स के ऊपर काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहे होंगे। और कोडी रोड्स भाई कितने ज्यादा रियल तरीके से सारी चीजों को देखते हैं कि जब सेथ रॉलिंस से सारी बातें बोल रहे थे तो कोडी रोड्स इमोशनल भी हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को हो सकता है ऐसा लगे कि यार ये बंदा क्या रोतुड़ा है, रोता रहता है, लेकिन इससे हमको ये भी समझ में आना चाहिए कि कोडी रोड्स जो है कितना ज्यादा इस रेसलिंग के पीछे, इस बिजनेस के पीछे पागल हैं। उसके बाद वो हैंडशेक करते हैं और कहते हैं कि हाँ चल ठीक है, तेरे रास्ते अलग मेरे रास्ते अलग। सेथ रॉलिंस वहां से चले जाते हैं और कोडी रोड्स भी जा ही रहे होते हैं। लेकिन तभी पीछे से सेथ रॉलिंस आते हैं स्लेज हैमर लेके, और अब तक जो उन्होंने सारी बातें कही थी वो सिर्फ शायद टरकाने के लिए थी, फंसाने के लिए थी कोडी रोड्स को। और उसके बाद उन्होंने जो उनके ऊपर अटैक किया है स्लेज हैमर लेके, पहले आई थिंक पीछे से नेक पर उन्होंने मारा था, और उसके बाद उन्होंने उनका वो जो सब पहना हुआ था ना, उन्होंने वो 3 पीस के अंदर जो इनर वाला होता है वो फाड़ दिया। उसके बाद उनकी शर्ट फाड़ दी, उतारी नहीं फाड़ी, और उसके बाद वो उसी पेक्टोरल मसल के ऊपर जो है वो स्लेज हैमर से घुसेड़ रहे थे। सिक्योरिटी वाले आते हैं, लेकिन वो सेथ रॉलिंस से दूर दूर भाग रहे हैं, क्योंकि सेथ रॉलिंस उनको भी ठोकने की तैयारी में है। तो कोडी रोड्स की हालत जो है सेथ रॉलिंस ने खराब कर दी। स्ट्रेचर आता है कोडी रोड्स के लिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं अपने दम पर जो है बैक स्टेज जाऊंगा, और उसके बाद वो अपने दम पर ही बैक स्टेज जाते हैं। तो अब कोडी रोड्स के हिसाब से तो फ्यूड खत्म हो चुकी है, लेकिन सेथ रॉलिंस का अभी भी जो गुस्सा है वो बरकरार है। तो इसका मतलब कि अभी इनकी जो राइवलरी है वो चलने वाली है। बट अभी आपको पता है कोडी रोड्स के साथ जो है इंजरी वाली प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर ये चीज होगी देखने वाली। और क्या पता WWE हो सकता है एक स्टोरी लाइन एंगल क्रिएट करना चाह रही हो कि कोडी रोड्स वैसे भी इंजर्ड तो हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस ने और फोड़ दिया तो वो और इंजर्ड हो गया, और शायद इस वजह से वो ब्रेक ले सकते हैं। तो शायद एक स्टोरी लाइन हो सकती है। बट अभी सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स का जो बिजनेस है वो डेफिनेटली अनफिनिश्ड है, और सेथ रॉलिंस को बड़ी तगड़ी वाली चूल्हा है। इसके बाद हमको मैच देखने को मिलता है बेकी लिंच वर्सेस डेना ब्रुक का। मैच के दौरान डेना ब्रुक जो 24/7 चैंपियन बन गई, और बेकी लिंच ने 24/7 चैंपियनशिप के लिए उनको चैलेंज कर दिया। आस्का आ गई, डिस्ट्रैक्शन हो गया, पैर पकड़ लिया उन्होंने बेकी लिंच का, किक आउट करने दिया, और बेकी लिंच 24/7 चैंपियनशिप के लिए डेना ब्रुक से हार गई। वाह वाह वाह, इससे कमाल चीज़ और क्या ही हो सकती है। लेकिन आस्का एंड बेकी लिंच की राइवलरी को थोड़ा सा हीट अप करने के लिए WWE ने इस चीज़ को किया है। मिज एंड मरीज का हमको मिस टीवी का सेगमेंट भी देखने को मिलता है, जहाँ पर वो अपने सीजन प्रीमियर, अपने शो की बात कर रहे होते हैं, वो सब और तारीफें वगैरह चल रही हैं। रिडल ने यहाँ पर आकर उनको इंटरप्ट किया, और वो कहते हैं कि तुम्हारी बॉल्स बड़ी छोटी हैं। इस पर मरीज कहती है नहीं इसकी बॉल एवरेज हैं, फिर कहती है एवरेज से बड़ी है, फिर कहती है मैसिव है। तो रिडल कहते हैं अच्छा प्रूव करके दिखाओ। समझ रहे हो ना किस बॉल की बात हो रही है? हाँ, उसी बॉल की बात हो रही थी। मुझे बड़ा अजीब सा सेगमेंट ये लग रहा था। अब मरीज से क्यों पूछा जा रहा है कि उनकी बॉल बड़ी है या छोटी है, ये भी मुझे बड़ा अजीब सा लगा। बट खैर अजीब से ज़्यादा भी लगने लायक कुछ है नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे इनके बीच में जो है अटैक कैसे होता है कि टोमासो चांपा ने आकर अटैक कर दिया। उसके बाद मिस का जो मैच है वो मरीज एक्सेप्ट करवा देती हैं, और मिस जो है उसी शर्ट में ही लड़ रहे हैं। हालांकि उसका भी कुछ फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि रिडल को यहाँ पर जो है एंड में ऐसे मज़े आ गए, उन्होंने ठोक पीट के बराबर कर दिया मिस को। तो ये अलग ही चल रहा है सीन। और हाँ, रिडल ने अपने प्रोमो के अंदर ये भी कहा था कि वो रोमन रेंज से बदला लेंगे। रैंडी ओर्टन को भी उन्होंने मिस करने की बात करी, और अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को जीतने की भी बात करी है। तो हर एक बंदा जो शो के ऊपर है
उसको चाहिए सिर्फ और सिर्फ अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। इसके बाद हमको स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस ऊसोस का कंटेंडर्स बनने के लिए मैच देखने को मिलता है। क्यों होता है, क्या होता है, इसके बारे में कुछ बात नहीं करनी है, बस हाँ काउंट आउट के सहारे से ऊसोस हार गए इस मैच में और स्ट्रीट प्रॉफिट्स को चैंपियनशिप के लिए मौका मिल गया। ये मैं पागल हो चुका हूँ स्ट्रीट प्रॉफिट्स को इस डिवीजन में देख देख के, चैंपियनशिप के लिए लड़ के इन दोनों ही टीम्स को आपस में लड़ के अब कुछ नया WWE करने की जरूरत है। बॉबी लैशली का भी हमको सेगमेंट देखने को मिलता है और वो यहाँ पर बड़े खुश होते हैं कि कैसे उन्होंने ओमोस और MVP के सामने अपने आप को अच्छे से प्रूव कर दिया है और अब वो यहाँ पर किसी बड़ी चीज़ की तरफ देख रहे हैं। लेकिन इंटरप्ट करने के लिए यहाँ पर आते हैं उनको थियरी, जो कि है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। और सोचो तुम्हारे सामने बॉबी लैशली है और तुम्हारी कैसी भी बॉडी हो, क्या तुम मुझसे ये कह सकते हो कि मेरा बाइसेप देख? अब ये बात थियरी उनसे कहते हैं और बॉबी लैशली ने इसका जवाब भी दिया। वो बाइसेप वगैरह दिखाया तो उन्होंने कहा ले बेटा तू मेरे देख। उसके बाद वो कहते हैं अगर तुझे ऐसा ही है तो चल जेंटलमैन की तरह इस बिजनेस को जो है संभालते हैं, मैच कर लेते हैं और यूएस चैंपियनशिप तो ऑन द लाइन रख दे। इस बात में थियरी का कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो सेल्फी ले रहे हैं बॉबी लैशली के साथ में। एंड कैन यू इमेजिन किस तरीके से बॉबी लैशली ने थियरी को भगाया होगा रिंग से? एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कि कहावतों में कहा जाता है, पिछवाड़े में लात मार के भगाया भाई थियरी को। ऐसे पिछवाड़े में उन्होंने लात मारी और वो कूदते भागते हुए बाहर गिर रहे हैं। ऐसी बेइज्जती, ऐसी इंसल्ट कर देना कोई किसी की तो थोड़ी सी कलेजे को ठंडक पहुंच जाती है, क्योंकि जो बंदा वैसे ही ज़्यादा इतरा रहा होता है। तो थ्योरी को आज जो है बड़ा सही करके बॉबी लैशली ने समझाया है। आई थिंक अभी हो सकता है 1-2 हफ्ते के लिए हमको इनके बीच में कोई प्रोग्राम वगैरह भी देखने को मिल जाए, क्योंकि बॉबी लैशली भी अपनी जगह काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और थियरी के बारे में तो आपको पता है WWE को काफ़ी तगड़ा बुक करती है। नेक्स्ट मैच आता है डोमिनिक और वीर महान का। पिछले हफ्ते वीर महान शो के ऊपर नहीं थे, मुझे डाउट हो रहा था क्या उनके साथ भी कल्याण हो गया है, लेकिन आज शो के ऊपर वो आए और आज ना सिर्फ आए बल्कि हमने वीर महान को पहली बार टफ कंडीशन के अंदर देखा किसी मैच में। डोमिनिक ने भाई उनके छक्के छुड़ा दिए, रे मिस्ट्रियो के ऊपर रिंग साइड पे भी उन्होंने थोड़े अटैक वगैरह किए और हमने सीन ये देखा कि उन्होंने अपना जो स्प्लैश है वो भी लगा दिया और पिन भी किया भाई। हालांकि एक के ऊपर उन्होंने किक आउट कर दिया। अब जब वीर महान ने अपनी जो ब्रूटल वाली क्लोथ्स लाइन है वो लगाते हैं, $1 मिलियन आर्म जो उसे कहते हैं, उसके बाद उन्होंने अपना सबमिशन लगाने की कोशिश करी, बट रे मिस्ट्रियो ने यहाँ पर आकर जो है उनको ऐसे मार मुर के भगा दिया। हालांकि वीर महान बिल्कुल ही ऐसा तबाह नहीं किया उन्हें, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनको बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग दिखाया। तो ऐसा दिखा रहे हैं WWE की वीर महान की भी एक तगड़ी फ्यूड हो रही है ये मिस्टीरियोस से। हालांकि वीर महान को थोड़ा सा आज झेलना पड़ा, वैसे हमने यूजुअली देखा नहीं उनको इतना झेलते हुए, बट हाँ मजा आएगा देखने में, क्योंकि अगर थोड़ा सा टफ कंपटीशन होगा, वीर महान को भी हम ऐसे थोड़ा देखें कि वो भी थोड़ा गिर रहे हैं, पीछे को हो रहे हैं, तो फिर शायद देखने में उसको और मजा आएगा। एक बड़ी शॉकिंग चीज हमको आज मंडे नाइट रॉ के ऊपर देखने को मिली। जजमेंट डे ने इस बात को पहले से अनाउंस किया हुआ था कि आज जो है हम नया मेंबर रिवील करेंगे। अब पहले तो ये अपने अपने गुणगान गा रहे हैं, रिया रिप्ली, एज और डेविन पीस से सारी बातें कर रहे हैं। उसके बाद जब नया मेंबर रिवील करने की बारी आई तो सबसे पहला जो रूमर ही आया था कि जजमेंट डे को कौन ज्वाइन कर सकता है डेविन पीस के बाद तो वो थे फिन बैलर, और फिन बैलर ने जजमेंट डे को आज ज्वाइन कर लिया। उन्होंने कहा कि मैं आज तक वो सब बनने की कोशिश कर रहा था जो कि मैं एक्चुअल में हूं भी नहीं, और एज ये भी कहते हैं कि मैंने तेरी आंखों में देख लिया था कि ऐसा होने वाला है। तो फिन बैलर कहते हैं अच्छा हाँ देख लिया था। उसके बाद एकदम से कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न आ गया। डेविन पीस कहते हैं, मतलब फिन बैलर, डेविन पीस से सारी रिया रिप्ली तीनों आपस में अपनी बातें मिला रहे हैं और कह रहे हैं अब तो बस एक ही रोड़ा रह गया बीच में से हटाने के लिए, और वो कहते हैं ये तुम हो। और ऐसा कहती भाई डेविन पीस ने ठोकना शुरू कर दिया और बिल्कुल ठोक पीट के बराबर किया है एज को। ऐसे छोटा मोटा भी नहीं किया। डेविन पीस ने मारा, रिया रिप्ली भी मार रहे हैं, फिन बैलर अपने फिनिशर मार रहे हैं, चेयर से मार रहे हैं, वो जो क्रॉस फेस लगाते हैं वो भी लगाया उनके ऊपर, जो उन्होंने रोमन रेंस वाली राइवलरी में काफी यूज किया था, वो स्टील स्टेप्स का चेयर का डंडा निकाल के, और उसके बाद वो चटनी भी बना दी बीच में। तो कुछ नहीं छोड़ा भाई एज को। और जो नए लीडर हैं वो अब यही समझ में आ रहा है कि फिन बैलर बन चुके हैं जजमेंट डे के। ये चीज WWE करेगी मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे तो लग रहा था कि अब इसकी डायरेक्शन बहुत अलग जाने वाली है, अच्छा 4 मेंबर हो जाएंगे, मतलब ये काफी शॉकिंग था। ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि WWE कुछ ऐसा करने वाले। तो मेरे लिए लेजिट मैं कह सकता हूँ काफी टाइम बाद WWE के अंदर शॉकिंग मोमेंट आया जब मैं इसको लाइव देख रहा था। अब आपके इसके ऊपर इस टाइम पर कैसे रिएक्शन थे मुझे आप लोग बता सकते हो, बट ये काफी शॉकिंग था कि एज जजमेंट डे से ही उड़ चुके हैं और उनके बंदों ने ही उनको धोखा दे दिया। इसके बाद हमको ओमोस और सेड्रिक अलेक्जेंडर का मैच देखने को मिलता है। ओमोस आसानी से जीत गया, लेकिन बाद में जो डर्टी डॉग्स आते हैं, डर्टी डॉग्स ने MVP को सुपर किक लगाई और ओमोस के हाथ में पड़ जाते हैं, और उसके बाद ये दोनों जो है डर्टी डॉग्स के पीछे पड़े हुए हैं। तो शायद अब जो ओमोस और MVP हैं वो टैग टीम की तरह काम कर सकते हैं और डर्टी डॉग्स को के साथ फाइट कर सकते हैं। बस ज़्यादा यहाँ पर बताने के लिए है नहीं कुछ। चैट गेबल और इज़ीकल का भी मैच था और इज़ीकल ने हरा दिया चैट गेबल को, वो एक सही बात थी। लेकिन केविन ओवंस यहाँ पर आते हैं, उनको केविन ओवंस के साथ मैच चाहिए। अब उनको मैच ऐसा चाहिए कि केविन ओवंस कहते हैं चल मुझे मैच चाहिए, लेकिन पहले तो इस बात को एक्सेप्ट कर कि मैं अलायस हूँ। तो ये बात वो कह भी देते हैं कि अच्छा मैं अलायस हूँ। तो केविन ओवंस कहते हैं देखो आज इसने सामने बोल ही दिया, ये सच है। अब मैच तो इज़ीकल को मिल गया, लेकिन अब वो कहते हैं नहीं मैं अलायस नहीं, मैंने तो झूठ बोला था, मैंने तो एक कार्ड खेला था, मैं सच में इज़ीकल ही हूँ। तो मैच भी उनको मिल गया और उनको इज़ीकल भी अपने आप को उन्होंने कि मैं इज़ीकल हूँ ये भी बात कह दी सबके सामने, और केविन ओवंस के ऊपर नी भी लगा दी और उसके बाद वहाँ से सरक भी लेते हैं। तो
पूरी तरीके से जो सारे अपर हैंड है वो इजीकल को ही मिला हुआ है। अभी भी इनकी जो फ्यूड है वो खत्म नहीं हुई, क्लियरली इस बात से हमको ये आइडिया मिल गया है। और शो के मेन इवेंट के अंदर फेटल 4 में मैच था जहां पर जो भी सुपरस्टार जीतता उसको मिलती अपॉर्चुनिटी सीधा बियांका ब्लेयर को फेस करने के लिए एट मनी इन द बैंक फॉर द रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप। और बियांका ब्लेयर इस मैच को जीत गई है। एलेक्सा ब्लिस भी मैच के अंदर थी, बट स्टिल इस मैच में विक्ट्री रिया रिप्ली को मिली है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी चीज की, जो कि आज मंडे नाइट रॉ से थी। एंड द गुड न्यूज इज कि जॉन सीना को ऑफिशियली WWE ने अनाउंस कर दिया है उनके रिटर्न के लिए। और उनका रिटर्न कहाँ होने वाला है? उनका रिटर्न होने वाला है मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में, जो कि होगा 27 जून को। और ये बात अब ऑफिशियल है, ये कोई रूमर नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि 20 साल होने वाले हैं तो WWE जून के अराउंड उनको लेकर आने वाली है, और वो चीज़ अब हमको देखने को मिल भी जाएगी। तो काफ़ी मस्त चीज़ हो रही है कि जॉन सीना जो है वापस आ रहे हैं। और जॉन सीना ने इसके ऊपर ट्वीट करके ये भी लिखा कि बीन फार टू लॉन्ग एंड व्हाट अ स्पेशल ओकेजन टू बी एबल स्पेंड विद द WWE यूनिवर्स। और वो कह रहे हैं कि सी यू सून WWE रॉ #सीना मंथ, यानी 20 साल उनके पूरे हो चुके हैं। तो फाइनली ऑफिशियली जॉन सीना आपको इस महीने वापस से देखने को मिल जाएंगे WWE के अंदर। वेट नहीं हो रहा है इस वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड का, क्योंकि जॉन सीना वापस आ रहे हैं। तो फिर अब ऐसे दिल में खलबली तो मची जाएगी। खैर, आज की वीडियो ये तक की थी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।